देखिए, कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लाडली बहन योजना के तहत सिल्लोड़ में एक बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है। लाखों की संख्या के अंदर उनकी लाडली बहनें वहां पे जमा होने वाली है और उन्हें किस तरीके से फुकट में 1,500 रुपये देने वाले है, ये कार्यक्रम वहाँ पे सजाया गया है। तो अगर ये वो लाडली बहनों को अगर आप मानते हैं तो ये जो महिलाएं हैं, क्या ये लाडली आपकी बहनें नहीं है? जिनका पैसा लोगों ने खा गए हैं, आपके डिपार्टमेंट ने खा गया है, सरकार ने खा गया है, वो आपके लाडले भाई नहीं है। उसमें इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि आप वहां पे जो पैसा दे रहे हैं वो फुकट में पैसा नहीं दे रहे हैं। आप उनको पैसा देकर ये कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, ये 1,500 तुम्हारी जेब में डाल रहे हैं हमारे को मतदान करना करके। लेकिन ये लोगों की तो जिंदगी भर की कमाई है, इन्हें कौन देने वाला है पैसा? और यही मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, जो सितंबर 2023 के अंदर यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मालकापे की प्रॉपर्टी अपने पास रखे हैं तो इनको पैसा देंगे करके। तो कल हम मुख्यमंत्री साहब को अच्छे तरीके से स्वागत करके उनको याद दिलाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री साहब, ये आपका स्टेटमेंट है जो आपने ये बताया था कि लोगों को पैसा देंगे, और आपने ही नहीं, आपके मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, गिरीश महाजन साहब, सब ने यहाँ पर आकर झूठ बोलकर, ये गरीब लोग है तो इन्हें सिर्फ आपने बहला फुसला कर है तो यहाँ से वापस भेज दिए थे। अब ये है कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था, हमने कहा है कि हम कल के दिन मुख्यमंत्री साहब का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। लाडली बहनें वहाँ के कार्यक्रम में भी जाके बैठेगी, रास्ता जो है सिल्लोड़ तक का वहाँ पे भी उनका स्वागत किया जाएगा, एयरपोर्ट के ऊपर भी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और उनको याद दिलाएंगे उसमें। और अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने एक डेलीगेशन आदर्श के जो ठेवीदार है उनको बुलाइएगा, उनसे बात करिएगा और उनको एक ठोस आश्वासन दीजिएगा उसमें कि हम ये तारीख को इनका पैसा देने वाले हैं। और मुख्यमंत्री साहब को हम अपने जेब से देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है आदर्श की, वो 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले अपने पास रख लें और 50 कोटी रुपये निकाल के दे दे तो इनका पूरा मामला है तो अच्छे से ज़्यादा लोग इसमें से बाहर निकल जाते हैं करके। लेकिन इनकी देने की मानसिकता नहीं है और ये कहा जा रहा है कि साहब, एक हम आदर्श को अकेले देख नहीं सकते हैं क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हजारों ऐसी पद संस्थाएं डूब गई है और लाखों लोग का पैसा उसके अंदर अटका पड़ा हुआ है। वो दूसरे शहरों के अंदर जहां पर भी हुआ होगा उसके अंदर, लेकिन मेरे शहर मेरे ज़िले के अंदर इनको पैसा दिलाने की जिम्मेदारी मैंने उठाया है। और ये लड़ाई जो है, पहले भी उन्होंने हमारे आंदोलन देखे थे और कल का आंदोलन भी देख लेना चाहिए कि इनकी लाडली बहनें कल के लाडली बहन कार्यक्रम के अंदर क्या कार्यक्रम करने वाली है। हमने मुख्यमंत्री साहब हमसे मिले, आदर्श के ठेवीदारों से मिले, हमने उनको निवेदन दिया, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप यहाँ पर जो फुकट की लाडली बहनों को पैसा देने के लिए आ रहे हैं वो आप साइड में रखिए, आपका राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन ये लोगों के कष्ट की, मेहनत की कमाई है, ये पैसा देने के लिए आपको इनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर कल के दिन मुख्यमंत्री साहब इनसे नहीं मिलते हैं तो लाडली कार्यक्रम कितना अच्छा होने वाला है कल आप लोग भी देखेंगे। सर, आप सीएम का रास्ता रोको आंदोलन करना, हम कुछ नहीं, जो भी करने वाले हैं कल आइए और देखिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा ये है कि इसमें 2 है, एक तो आदर्श नागरिक पद संस्था है, वहां के मामले के अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सहकार विभाग से है जो ये करोड़ों रुपए का पैसा लेती है, लाइसेंस सरकार इशू करती है, ये धन्ना सेठ पैसा लेकर गायब हो जाता है और ये गरीब लोगों को चकरा मारना पड़ता है उसमें। दूसरा है आदर्श बैंक, आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक है। इसके ताल्लुक से मैंने 8 दिन पहले एक पत्र लिखा कि इसमें एमपीआईडी क्यों नहीं लागू किया गया। 1.5-2 साल से है तो ये लोग लड़ रहे हैं। एमपीआईडी लगाने के लिए आपको एक माजी खासदार ने पत्र लिखना, तो उसके बाद है तो आप है तो एमपीआईडी लगाएंगे करके। एमपीआईडी जब लगती है तो बैंक की या सहकारी पद संस्था की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सीज कर ली जाती है, उसका ऑक्शन किया जाता है। तो अब आपको यह आश्वासन दिया जाएगा कि साहब हमने प्रॉपर्टी सीज कर लिया है लेकिन कोई खरीदार ही नहीं आ रहा है करके। तो अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास
सिर्फ लाडली बहन योजना के ऊपर, हाँ, जो सिर्फ कुछ नहीं है, लीगल तरीके का एक भ्रष्टाचार है कि 1,500 हर महिला के जेब में डाला जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ऐसे ही चुन के आई कि लाडली बहन बोल के, तो उसके ऊपर 46,000 करोड़ रुपये, 46,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होने वाला है उसमें। हाँ, इनके पैसे, हाँ, कुछ 100 करोड़ रुपये भी अगर आ गए तो इनका पूरा मामला हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहां से आपको मतदान मिलने वाला है। ये लोग तो गरीब है, ये जिए मरे, अभी तक 35-40 लोग मर चुके इसमें। हाँ, ये जो हमारी बहन है, हाँ, इसकी बच्ची शादी के लिए आ गई है। हाँ, कहाँ से करेगी शादी? जिंदगी भर है तो क्या करते थे आप? मैं केयर टेकर का काम करती हूँ। केयर टेकर का काम करके जिंदगी भर पैसा जमा करी कि मेरे को बच्ची की शादी करने का है करके। हाँ, शिंदे काकू के पति है तो कुछ महीने पहले जा चुके हैं इस दुनिया से। हाँ, ऐसे कितने हम ऐसे केसेस बताए उसमें। हाँ, तो क्या आप सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए आएंगे यहाँ पर और ये लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़? और अगर मरना ही है, हाँ, तो फिर कल आपको है तो पूरा अच्छे तरीके से आपका स्वागत जंगी तरीके से किया जाएगा। सर, आदर्शसोबत नेमकी काय बैठक झाली? आदर्श सहकारी पतसंस्थेच्या संदर्भात आणि बँकेच्या संदर्भात जे काही आपल्याला छत्रपती संभाजीनगर पोलीस EOW मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा याच्यामध्ये गुन्हे दाखल झालेले होते, त्याच्यामध्ये ठेवीदार आणि त्याचबरोबर ती माजी खासदार श्री इम्तियाज जलीलजी यांचं एक शिष्टमंडळ आमच्याकडे कार्यालयामध्ये भेटण्याकरता आलेलं होतं। त्यांच्या काही अडीअडचणी होत्या, त्यांचे काही प्रश्न होते, त्याच्याबद्दल सविस्तर त्यांची चर्चा झाली। त्यांचे जे काही भावना होत्या त्यांनी सविस्तरप्रमाणे या आमच्याकडे व्यक्त केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये पोलिसांनी जी काही कारवाई केलेली त्याच्याबद्दल त्यांचं समाधान आहे। ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत त्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत आणि जे काही मिळालेले नाहीत त्याबद्दलचे प्रश्न होते, त्याच्याबद्दल सविस्तर आमची चर्चा झाली। या बाबतीमध्ये निश्चितच पोलीस प्रशासनाकडून येणाऱ्या दिवसामध्ये इतर जे विभाग आहेत त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करण्यात येईल आणि एक संयुक्तिक बैठक त्यांच्याकडून आमच्याकडून आयोजित करण्याचं आम्ही नियोजित केलेलं आहे, जेणेकरून या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या संदर्भात आणि पैसे परत मिळण्याच्या बाबतीमध्ये जे काही प्रशासकीय लेवलवरती कारवाई करणे गरजेचं आहे ते आमच्याकडून केलं जाईल। विद्यार्थी आंदोलन करणार होते, म्हणजे प्रतिष्ठित ताफा अडवणार होते असं नाही, त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ मागितलेली आहे आणि मुख्यमंत्री महोदयांची वेळ त्यांना निवेदन देण्याकरता आम्ही मिळवून देणार आहोत। हमारे साथ है इसलिए हम लड़ रहे हैं। हम अकेले कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये सब लेडीज हमारे आदर्श के ये है और उनका कितना दुख है वो हमको अभी जाना। अभी सबके साथ हमने उसका ये सब जो बोला है तो हमारा हृदय भी ऐसा हो गया कि कैसे करते, उनको क्या पता, वो तो अपने अपने बस आते जाते वो करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते उनके आने जाने से। और इनका क्या है, हमारा हमको तो ऐसा कैसे, तो हमें पूंजी जमा करके हमने उसको ये करा। कितने पैसे थे? हमारे ऐसा हमको बोलने के भी शर्म आती कि भाई सबको मालूम पड़ा तो बोलते कि कैसे ही रहे, हम खेती बीती बिक के उनको इधर डाले कि बाद में कभी ऊपर आएगा तो हमको निकालेंगे। इसलिए हमने, और कैसा तो गुजारा चल रहा है अभी। आता पुढे काय करणार, पुढे काय करणार आम्हाला साहेबांनी थोडासा आमच्या सगळ्यांचा ह्या महिला मंडळ काय जे आहे आणि आम्ही त्यांचं म्हणजे नावच बँकेचं महिला आदर्श आणि मान कापे यांनी काय केलं की सगळ्यांचे स्वतःच तर मान हे केले, आमच्या मानाक आपल्या आदर्शाचा काय आदर्श दाखवून दिला ते पण आम्ही आता सर्वांना कळून चुकलं। पण हे आम्हाला काही आमच्या नातेवाईकांना बोलता येत नाही, पण आम्ही हे कशा प्रकारे हे सहन करतो हे आमचं आम्हालाच माहिती आहे। आणि रिटायर झाल्यानंतर मिळालेली मला पेन्शन आहे, मी त्या ठिकाणी जास्त व्याज मिळते म्हणून तिथे जमा केली। विशेष म्हणजे सरकारचे परमिशन असल्यामुळे आम्ही त्या बँकेमध्ये पैसे टाकले, व्याज त्यांनी दिलं आम्हाला। परंतु आमचे इतर जे पैसे आहेत बाकीचे ते आम्हाला त्यांनी जे भ्रष्टाचार केला त्या भ्रष्टाचारामुळे मला आम्हाला पुढचे पैसे आम्हाला मिळाले नाही, आमचे जे काही बाकी पैसे आहेत ते सुद्धा आम्हाला मिळाले नाही। जर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना जर परमिशन दिलं नसतं तर आम्ही त्या बँकेमध्ये पैसे टाकले असते का? नाही टाकले असते। म्हणून आमची अशी विनंती आहे
की त्या बँकेमध्ये जवळजवळ 90 कोटी रुपये त्या ठिकाणी जमा होते. त्यातले आम्ही त्यांना प्रशासक जेव्हा नेमला त्यांना आम्ही विचारलं की आम्हाला आमचे पैसे देण्यात यावे. पण ते म्हणत की आम्हाला पहिले बँकेचं व्याज द्यावं लागते. म्हटलं ठीक आहे, व्याज तुम्ही द्या, परंतु उरलेले जे काही तुमचे 45 कोटी रुपये आहेत ते म्हणून आम्हाला 55 कोटी रुपये द्यायचे आणि उरलेले जे काही 45 कोटी आहेत ते म्हटलं आम्हाला तुम्ही वापस द्यावे. आमचे प्रत्येकाचे पैसे आम्हाला मिळाले म्हणजे आम्ही कुठल्याही प्रकारचं आमचं बाकीचे आयुष्य आहे हे चांगल्या प्रकारे जाईल. मला एक म्हणजे अटॅक आलेला आहे आणि त्या अटॅकामध्ये मी त्यांना मागितले की माझ्या मुलांनी मागितले, मी तेव्हा दवाखान्यात भरती होतो, माझे मुलं त्यांच्या गेले आणि त्यांना पैसे मागितले किंवा माझ्या वडिलांची अटॅक आलेले आहे, त्यांना पैसे भरावे लागत. 3 लाख रुपये भरायचे होते मला, परंतु त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे पैसे दिले नाहीत. एक ठेवीदार आहे आदर्श पतसंस्थेची. त्यात काय झालेलं आहे की जास्त व्याजापायी आम्ही पैसे ठेवले. काय आता मी ठेवले, ती म्हणते आई तुम्ही घ्या ना, तुम्ही ठेवा तुमच्या नावावर. असं करून माझ्या नावावर नातेवाईकांनी जवळजवळ 23 लाख रुपये केले एवढ्या करून. हा, माझ्या पासबुकावर काही माझी पण आहे. आता मी उडी मारली, माझ्या पाठीमागं जवळजवळ 10 ठेवीदार फसले तर फसले. आता मुलांना द्यायची वेळ येते ना, कुणाला मागणार ते? ही आनंदची आई आहे म्हणून आनंदला म्हणणार. आनंदला जर पैसे मागितले, तू एवढे मोठे पैसे बुडून ठेवले, तुला कसं देऊ काय? म्हणजे अशा प्रकारचा बारीक बारीक अत्याचार आम्हाला घरातून सहन करावा लागतो. एक तर गुडघ्याचा त्रास, इकडे सगळ्या आजाराचा त्रास, याला पैसे कोण देणार? मग आमचे पैसे असून आम्हीच निराधार झालो ना काय? पण साहेब, आम्हाला एक बोलायचं